हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप अपना आईटीआर कैसे फाइल कर सकते हैं ऑनलाइन। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग जॉब करते हैं और जिनकी मेन इनकम सैलरी है। तो गाइस, अगर आप लोग बिजनेस करते हैं तो आपके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब शुरू करते हैं गाइस वीडियो को। सो गाइस, सबसे पहले आपको आना है efiling.com के वेबसाइट पे। अब आप जैसे ही यहाँ आते हैं आपको ये वाला साइट मिल जाता है, इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in। आपको इस पे क्लिक करना है। अब गाइस, आपको यहाँ पे आके सबसे पहले लॉगिन करना है। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो पहले आप रजिस्टर कर लीजिए। यहाँ पे आपको बस अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स जैसे कि आपका नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस देने की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर भी देना पड़ेगा। फिर आपके मोबाइल पे और ईमेल पे एक ओटीपी आएगी जो आप यहाँ पे देंगे और वो वेरीफाई करने के बाद आपका अकाउंट यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर करने के बाद आपको यहाँ पे अगेन आके लॉगिन करना पड़ेगा। तो गाइस, अभी हम लोग लॉगिन करते हैं इस पे। लॉगिन में यूजर आईडी में आपको अपना पैन नंबर देना है। सेकंड, पासवर्ड में जो पासवर्ड आपने रजिस्टर करते टाइम यूज किया था वही पासवर्ड आपको यहाँ पे देना है। फिर यहाँ पे कैप्चा कोड आपको लिखना है कैप्स में। के बाद आपको सबसे पहले माई अकाउंट में आना है और क्लिक करना है व्यू फॉर्म 26AS। फिर क्लिक करना है कंफर्म बटन पे। अब गाइस, ऐसे अगर पेज आती है आपके सामने तो आप रीलोड पे दाब दीजिए वापस। अब गाइस, ये खुल रहा है एंड यहाँ पे आप टिक कीजिए और क्लिक कीजिए प्रोसीड एंड यहाँ पे आप क्लिक कीजिए व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS। अब यहाँ पे अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। मैं फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए बना रहा हूँ रिटर्न, तो मैं असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करूंगा 2021 एंड व्यू एज HTML पे क्लिक कीजिए एंड देन क्लिक ऑन दी व्यू बटन। अब ये मेरा फॉर्म 26 खुल रहा है। आप चाहो तो यहाँ से एक्सपोर्ट एज PDF भी कर सकते हो। सो गाइस, मैं आपको PDF दिखाता हूँ। अब ये गाइस फॉर्म 26AS खुल चुकी है। अब इस 26AS फॉर्म में मेरी साल में जितनी भी इनकम थी वो सारी यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी। फॉर्म 26AS बहुत ज़रूरी है रिटर्न भरने के लिए। अगर इस फॉर्म 26AS में कोई इनकम शो होती है और अगर आपने वो इनकम अपने रिटर्न में डालना भूल गए या फिर मिसमैच हो गया अमाउंट में तो आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकती है। तो इसलिए मेक श्योर कि रिटर्न भरने के पहले आप एक बार फॉर्म 26AS ज़रूर से चेक कर लीजिए। इसमें अगर आपका एम्प्लॉयर आपको जो भी सैलरी पेमेंट करता है या आपकी और भी कोई इनकम ऐसी है जिस पे TDS कर चुका है वो ऑटोमेटिकली इस फॉर्म में आपको दिखेगी। सो अगर आपकी कोई इनकम नहीं भी हो फिर भी आप ये फॉर्म 26AS एक बार ज़रूर डाउनलोड करके चेक कर ले। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी काफ़ी इनकम है इधर। तो मैं आपको बता दूं, ये जो सेक्शन 192 है ये सैलरी के लिए है। जो सैलरी इनकम मुझे मिली है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। सेकेंड जो सेक्शन 194A है वो इंटरेस्ट एंड फिक्स डिपॉजिट के लिए आता है। जितने भी बैंक में मैंने फिक्स डिपॉजिट कराया है सारी बैंक की डिटेल्स मुझे यहाँ मिल जाएगी। सो गाइस, अब हम चलते हैं अपने ITR की तरफ। अब आप वापस से इसी पेज पे आ जाइए ई फाइलिंग के एंड यहाँ पे आप आ जाइए डैशबोर्ड पे। अब डैशबोर्ड में आने के बाद आप यहाँ क्लिक कीजिए फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे आप अपना असेसमेंट ईयर चूज कर लीजिए 2021। फॉर्म नंबर 1 जो सैलरीड होल्डर्स है उनके लिए फॉर्म नंबर 1 एप्लीकेबल है। फाइलिंग टाइप में आप ओरिजिनल यहाँ क्लिक कीजिए। सबमिशन मोड में क्लिक कीजिए प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन। तो यहाँ पे ये कुछ डिटेल्स है जो ऑटोमेटिकली आपके ITR 1 में फिलअप हो जाएगी, आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नीचे में आपको आपका बैंक अकाउंट नंबर शो करेगा। आप इसे एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि ये सही है कि नहीं, क्योंकि इसी अकाउंट में आपकी अगर कुछ रिफंड बनती है तो वो इसी अकाउंट में क्रेडिट होगी।
सो यहाँ पे मैं इसे टिक कर देता हूँ एंड प्रेस ऑन द कंटिन्यू बटन। सो गाइस ये मेरी फॉर्म खुल चुकी है। अब हम लोग चलते हैं पार्ट ए, दैट इज जनरल इन्फॉर्मेशन। जो पार्ट ए होता है ये ऑटोमेटिकली आपको फिलअप होकर मिलती है, या आप एक बार बस चेक कंफर्म कर लीजिए कि सब सही है कि नहीं। साथ ही आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देख लीजिए कि वो एकदम करंट है कि नहीं, क्योंकि इसमें ओटीपी आएगी। एंड अब इस फॉर्म के मैं नीचे में आता हूँ, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन जो चूज करना है वो है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर पीएसयू में काम करते हैं तो एज पर योर जॉब आप उसे यहाँ चूज कर लीजिए। अगर आप रिटायर्ड हैं और आपकी सिर्फ पेंशन आती है तो आप पेंशन पे क्लिक कीजिए। अगर आप इन चारों कैटेगरीज में फॉल नहीं करते, आप प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज हैं, तो आप अदर्स पे क्लिक कीजिए। और अगर ये पांचों आप पे एप्लीकेबल नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अदर्स पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि मैं जिसका फॉर्म फाइल कर रहा हूँ वो एक प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई है। सो गाइस जो फाइनेंशियल ईयर 1920 है उसकी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है 31 दिसंबर। सो अगर आप 31 दिसंबर 2020 से पहले रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप इसी ऑप्शन को चूज कीजिए 139(1). बट अगर आप 31 दिसंबर के ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप 139(4) बिलेटेड रिटर्न को चूज कीजिए। सो अभी क्योंकि मैं ड्यू डेट से पहले ही रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो मैं ये फर्स्ट ऑप्शन चूज करता हूँ। अब यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन है जिसे आप सबको चूज करना है। अगर आपने अपने करंट अकाउंट में पिछले साल 1 करोड़ रुपए से ज्यादा डिपॉजिट किया है तो आपको इसे यस करना है, एंड अगर नहीं किया है तो आपको कुछ नहीं करना है। सेकेंड है, अगर आपने कुछ फॉरेन ट्रैवल किया हो जिसमें 2 लाख से ज्यादा खर्चा किया हो तो आपको इस ऑप्शन को यस करना है। या फिर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है एक्सीडिंग ₹1 लाख तो आपको इस ऑप्शन को भी यस करना है। तो करने के लिए आप यहाँ पे पहले यस क्लिक कीजिए। अब जैसे ये ऑप्शंस एक्टिवेट हो चुकी है तो अगर आप पे ये एप्लीकेबल है तो आप यस कीजिए और यहाँ पे अमाउंट लिख दीजिए। मेरे केस में ये तीनों चीज एप्लीकेबल नहीं है तो मैं यहाँ पे सिर्फ नो कर दूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली डिसेबल हो चुकी है। अब ये करने के बाद आप एक बार सेव ड्राफ्ट कर दीजिए, नहीं तो आपका डेटा लॉस भी हो सकता है। एंड आप वापस नेक्स्ट पेज पे चली जाइए। अब ये इस फॉर्म का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जहाँ पे आपको अपनी इनकम की डिटेल्स देनी है। वैसे तो ये सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक प्रीफिल होकर आती है, बट इनकेस आपके फॉर्म में नहीं आई तो आपको इसे खुद से टाइप करना है। और अगर आ भी जाती है तो आप एक बार जरूर से चेक कर लीजिए कि ये सही है कि नहीं, क्योंकि अगर मिसमैच होगा तो फिर आपको इनकम टैक्स की नोटिस आएगी। तो यहाँ पे जो सबसे पहला इनकम आता है वो है सैलरी। तो सैलरी के लिए आप अपने फॉर्म 16 को अपने पास खोल के रखिए। तो यहाँ पे मैं अपने फॉर्म 16 को खोल लेता हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए मेरी सैलरी यहाँ पे मेरी सैलरी दिखाई जा रही है 2,94,166 और मेरी इनकम टैक्स रिटर्न में भी सैलरी आ रही है अंडर सेक्शन 17(1) 2,94,166। इसको आप एक बार अपने फॉर्म 26A से भी कंफर्म कर लीजिए। फॉर्म 26A में भी मेरी इतनी सैलरी है, तो गाइस ये बिल्कुल मैच हो रही है, तो इसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब सेकंड है कुछ वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स। अगर आपको कुछ परक्यूजिट्स मिला है तो आप उसे यहाँ टाइप कीजिए। ये आपके फॉर्म 16 में ही शो होगी, अलग अलग हेडिंग में दिखाया जाता है। क्योंकि मुझे कुछ मिला नहीं है इसलिए ये सब कॉलम मेरे फॉर्म 16 में नहीं थी। अगर आपके फॉर्म 16 में हो तो आप एज पर द अमाउंट आप यहाँ पे सब टाइप कर दीजिए। अगर आपको कुछ एग्जेम्प्ट अलाउंस मिला है, जैसे अगर जो इन कैटेगरीज में फॉल करता है तो आप उसे यहाँ पे सेलेक्ट करके अमाउंट लिख सकते हैं। सो मेरे केस में वो था नहीं इसलिए मैंने कुछ लिखा नहीं है। तो यहाँ पे आपकी नेट सैलरी आ जाएगी। फिर आती है डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 जो कि 50,000 सभी को मिलती है। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है, इसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 रुपीज। फिर आता है प्रोफेशन टैक्स। अगर आपने कुछ प्रोफेशन टैक्स पे किया है तो उसे यहाँ लिखिए। तो उसके बाद आ जाती है नेट इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाती है। अब सेकेंड जो आता है वो है हाउस प्रॉपर्टी से अगर आपकी कोई इनकम है तो आप उसे यहाँ लिखिए। अगर आपने प्रॉपर्टी को रेंट आउट किया है तो आप उसे लेट आउट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको जितना भी रेंट मिला है वो आप यहाँ पे रेंट का वैल्यू लिख दीजिए। सेकेंड में अगर आपने कुछ टैक्सेस पे किया है लाइक म्यूनिसिपल टैक्सेस तो आप उसे यहाँ पे लिखिए। मेरे केस में मैंने
प्रॉपर्टी को रेंट पे नहीं दिया है, वहाँ मैं खुद रहता हूँ, इसलिए मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड पे क्लिक करता हूँ। आपने होम लोन लेकर रखा है और कुछ इंटरेस्ट पे किया है तो उसे आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके लिए आप अपने हाउसिंग लोन के स्टेटमेंट को खोल लीजिए। ये मेरा हाउसिंग लोन स्टेटमेंट है जो मैंने बैंक से ले ली थी। सो यहाँ पे मैंने आप अपने फाइनेंशियल ईयर दैट इज 1920 के लिए वो स्टेटमेंट पहले ही बैंक से निकलवा लें। अब यहाँ पे आपको मिल जाएगी कि आपने कितना इंटरेस्ट पे किया है और कितना आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट है। तो मेरा इंटरेस्ट कंपोनेंट यहाँ पे है 59,706। तो मैं इस इंटरेस्ट कंपोनेंट को यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये 59,706 मैंने यहाँ पे लिख दी। तो ये नेगेटिव में यहाँ पे आ रही है, वो इसलिए क्योंकि हमें इंटरेस्ट पेमेंट का डिडक्शन मिलता है अपने इनकम के अगेंस्ट। सो ये यहाँ पे आपको मैक्सिमम 2 लाख रुपीज तक डिडक्शन मिल सकती है। सो जितने भी आपका इंटरेस्ट आपने पे किया वो अमाउंट आप यहाँ पे लिख दीजिए अपने हाउसिंग लोन स्टेटमेंट को देखते हुए। अब हम लोग नीचे आते हैं, यहाँ है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी छोड़कर अगर आपके और भी कोई इनकम है तो आप उसे इस हेड में डाल सकते हैं। सो जो पहला है वो आता है इंटरेस्ट ऑन फ्रॉम डिपॉजिट, बैंक से या फिर पोस्ट ऑफिस से। तो यहाँ पे बेसिकली फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट आती है। इसे आप जरूर से अपने फॉर्म 26A से एक बार मैच कर लीजिएगा। ऐसे तो ये ऑटोमेटिकली फिल होकर आती है, तो ऑटोमेटिकली ये अमाउंट आ रही है जो मैं इसे फॉर्म 26A से मैच कर लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पे ये अलग अलग बैंक से सारी इंटरेस्ट आ रही है। मैं इसे एक बार कैलकुलेटर पे अपना टोटल कर लेता हूँ कि वो सही है कि नहीं। सो गाइस मैंने अभी कैलकुलेटर पे इसे टोटल कर लिया, तो ये बिल्कुल सही आ रही है। तो मुझे और कुछ नहीं करना है। अब मैं यहाँ ऐड क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं सेकेंड ऑप्शन चूज करता हूँ, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट। बहुत लोग ये भूल जाते हैं, बट आप ये भूलने की गलती बिल्कुल ना करें। आपके जितने भी सेविंग्स अकाउंट है आप एक बार उन सबकी बैंक स्टेटमेंट को निकलवा लीजिए या फिर अपने पासबुक में एक बार देख लीजिए। बैंक नॉर्मली सेविंग अकाउंट पे क्वार्टरली इंटरेस्ट पे करता है, तो आप भी अपने चारों क्वार्टर के इंटरेस्ट को टोटल करके यहाँ पे लिख दीजिए। अब गाइस तो अब यहाँ पे आ जाते हैं वापस। अगर आपकी और कोई अगर इनकम हो फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड या फैमिली पेंशन या अदर्स, तो आप चूज कीजिए। मुझे इनकम टैक्स का रिफंड मिला था लास्ट ईयर, उस पर मुझे कुछ इंटरेस्ट मिला था। ये भी आप गाइस अपने फॉर्म 26A में एक बार चेक कर लीजिए। तो गाइस वो यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मुझे लास्ट ईयर इतने अमाउंट का रिफंड मिला था और उस पर इंटरेस्ट मुझे इतना मिला था। तो रिफंड पे कोई टैक्स नहीं लगता, पर इंटरेस्ट पे टैक्स लगता है, इसलिए मुझे इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पे देना पड़ेगा। सो गाइस अब मैं आता हूँ फॉर्म 26A पे। अब मैंने फॉर्म 26A के सारे इनकम को ले लिया है अपने ITR में। एक बार आप भी चेक कर लीजिए कि फॉर्म 26A के सारे इनकम आपका ITR में शो हो रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं होते हैं तो आपको इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है मिसमैच के लिए। सो मेक श्योर आप इसे एक बार डबल चेक कर लें। सो सारे इनकम आ चुके हैं। यहाँ पे एक और चीज आ रहा है SFT टाइम डिपॉजिट। ये गाइस इस साल से नई चीज आई है। तो पहले क्या होता था कि अगर आप अपने बैंक में कोई हाई वैल्यू का फिक्स डिपॉजिट करवाते थे या फिर फिक्स डिपॉजिट मेच्योर करवाते थे तो वो 26A में शो नहीं होता था, बट अब से ये चीज शो होने लगा है। सो इस साल मेरे क्लाइंट ने एक हाई वैल्यू का फिक्स डिपॉजिट तोड़ा है, यानी कि मेच्योर कराया है, तो यहाँ पे वो शो कर रहा है। तो ये आप एक बार चेक कर लीजिए। तो क्योंकि इस बार मेरे क्लाइंट ने फिक्स डिपॉजिट तोड़ा है तो उसे ITR में ये इनकम दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई हाई वैल्यू का फिक्स डिपॉजिट कराते हैं और वो आपके 26A में शो कर रहा है तो वो यहाँ पे प्लस साइन में शो करेगा, तो आपको उसे जरूर से जरूर अपने ITR के इनकम में ऐड करना पड़ेगा। मेरे केस में माइनस में शो कर रहा है, इसलिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो कहते हैं अब इस फॉर्म को बार बार सेव ड्राफ्ट करते रहे, नहीं तो डेटा लॉस हो सकती है। अब गाइस ये इनकम, अब यहाँ पे और एक ऑप्शन है, अगर आपकी और कोई इनकम है लाइक ट्यूशन फीस या बिजनेस, तो आप वो यहाँ पे एनी अदर, यहाँ पे आप जस्ट टाइप कर दीजिए अदर इनकम, या फिर अगर आपका कोई स्पेसिफिक है तो आप उसका नाम लिखिए लाइक ट्यूशन फीस और अमाउंट लिख दीजिए। मेरे केस में ऐसा कुछ है नहीं तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है, आपकी टोटल इनकम कितनी थी इस साल। अगर इस फॉर्म के नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको डिडक्शन के कॉलम्स मिल जाती है। इस साल कोविड के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम नोटिफाई की थी कि अगर आप 31 मार्च के पहले अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पैसा नहीं डाल सकते तो आप ईयर खत्म होने के बाद टिल 31 जुलाई आप उस स्कीम में पैसा डाल सकते हैं।
तो अगर कुछ डाला है तो आप इस ऑप्शन को यस कीजिए, और अगर नहीं डाला है तो इसे नो कर दीजिए। अगर आपने सारी इन्वेस्टमेंट 31 मार्च के पहले ही अगर कर चुकी थी तो अब इसे नो ही रहने दीजिए, और अगर 31 मार्च के बाद में अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है टिल 31 ऑफ जुलाई तो आप इसे यस कीजिए। तो मैंने पहले ही सब कर रखा था तो इसलिए मैं अभी इसे नो करता हूँ। जो पहला ऑप्शन आता है वो है सेक्शन 80C। 80C के बारे में आप सब जानते हैं, इसमें हमें मैक्सिमम 1,50,000 रुपीज़ का डिडक्शन मिल सकता है फॉर पेमेंट इन LIC या फिर PPF या फिर एन्युटी। तो यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस है, तो आप इसे देख लीजिए। तो ये भी आपको ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाती है, बट अगर नहीं आती तो आप इसे खुद से लिख सकते हैं। तो मेरे केस में ऑटोमेटिकली फिल होकर आई है, बट एक कम आई है। मैंने और भी ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट किया था तो इसे मैं ठीक कर देता हूँ। उसके लिए आप अपना मैंने अपना एनुअल प्रीमियम अकाउंट जो मैंने प्रीमियम पे किया था, ये उसकी रिसीट है। आप उस रिसीट से वो अमाउंट चेक कर सकते हैं। 32,681 इस अमाउंट को कर देता हूँ। फिर आ जाती है कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड या कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आपने इन सब स्कीम्स में अगर कुछ पैसा डाला है तो आप उसे यहाँ पे लिख दीजिए। मैंने कुछ डाला नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। फिर आ जाती है सेक्शन 80D। 80D होती है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए अगर आप कुछ पेमेंट करते हैं तो। सो अगर आपने किया है तो आप इस पे क्लिक कीजिए, तो ये आपको एक नया यहाँ पे लेकर आ जाता है शेड्यूल 80D में। अगर आपने के फैमिली मेंबर पेरेंट्स को छोड़कर अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो आप इसे यस क्लिक कीजिए, एंड यहाँ पे आप अमाउंट डाल दीजिए जितना आपने हेल्थ इंश्योरेंस में प्रीमियम डाला है। साथ ही साथ आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे 5,000 रुपीज़ का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन या आपके स्पाउस सीनियर सिटीजन नहीं है तो आप इसे नो क्लिक कीजिए, और तो ये दोनों टाइप्स इनेबल हो जाएगी। आप यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिए और मैक्सिमम डिडक्शन आपको 25,000 रुपीज़ तक ही मिलेगी। और अगर आपने अपने पेरेंट्स के लिए भी मेडिक्लेम करवाया है तो आप उसे यहाँ पे करा सकते हैं यस, अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हो तो। अगर आपके पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन ना हो तो आप इसे नो क्लिक कीजिए, और या फिर आप अपने पेरेंट्स के लिए क्लेम नहीं करना चाहते तो आप इसे नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स पे क्लिक कीजिए। सो ये गाइस, यहाँ पे आप जैसा भी आपने डिपॉजिट कराया हो उस हिसाब से आप क्लेम कर लिए। मेरे केस में कुछ है नहीं तो इसे मैं अभी नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स और ऊपर में भी मैंने नो कर छोड़ दिया। अब वापस मैं अपने इस सेक्शन में आ जाता हूँ। अब यहाँ पे अगर आपने कुछ लोन लिया हो हायर एजुकेशन के लिए तो उसके लिए डिडक्शन आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी के लिए कुछ एडिशनल अगर इंटरेस्ट पे किया हो तो आप उसे यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। इसकी कुछ कंडीशंस है, अगर आप वो कंडीशन फुलफिल करते हैं तो भी आप यहाँ पे इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं, वरना नहीं। तो वो क्या कंडीशंस है हाउस लोन के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट क्लेम करने के लिए, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। वो वीडियो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, अगर आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो। तो मेरे केस में अभी कोई एक्स्ट्रा डिडक्शन नहीं है, मैंने सारे इंटरेस्ट यहाँ पे ही क्लेम कर लिया है तो मुझे और यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ, ये जो हाउसिंग लोन का स्टेटमेंट है इसमें जो प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट होता है जो है मेरी आ रही है 24,498, ये आप सेक्शन 80C में भी क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका ये 1,50,000 रुपीज़ क्रॉस नहीं कर रहा है तो आप अपने हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल पोर्शन का अमाउंट भी आप एक सेक्शन 80C के अंदर ही क्लेम कर सकते हैं। तो मैंने भी वो इस अमाउंट में ऐड कर दिया है और क्लेम कर लिया है। अब आ जाते हैं नीचे, अगर आपने कुछ रेंट पेड किया हो तो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपने कुछ डोनेशन दिया है, जैसे कि अभी बहुत लोगों ने PM केयर फंड में डोनेशन दिया था, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और आप यहाँ पे एकदम ऊपर आ जाइए और यहाँ पे आप अपना डिटेल्स दे दीजिए, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका सिटी, स्टेट, पिन कोड और आपका पैन नंबर, और आपने कितना डोनेशन किया है, कैश में या फिर ऑनलाइन पेमेंट किया हो तो आप उस अमाउंट को यहाँ लिख दीजिए। आपको रिसीट मिली होगी आपने जिसको भी डोनेशन दिया है वहाँ से, तो आप वहाँ से पर देख लीजिए कि आपको कितना क्वालिफाइंग लिमिट है। अगर आप 100% डिडक्शन है तो आप उसे यहाँ दे दीजिए, अगर 50% है तो आप यहाँ दे दीजिए। तो वो आप अपनी डोनेशन रिसीट से चेक कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ आ जाते हैं, तो फिर यहाँ आ जाती है ATTTA, इंटरेस्ट पेड ऑन सेविंग्स अकाउंट। सो अगर आप ऊपर में हम लोग ने अपना सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट दिखाया था,
तो ये इंटरेस्ट आप पूरा डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ ₹10,000। तो इसे आप यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर लीजिए। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आप इस सेक्शन में डिडक्शन क्लेम कीजिए 80 TTB, अगर नॉन सीनियर सिटीजन है तो 80 TTA में। एंड अगर आप डिजेबल हैं तो आप इसे इस सेक्शन में क्लेम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपकी टोटल डिडक्शंस आ जाएगी। तो टोटल डिडक्शन आने के बाद मेरी इनकम इस यहाँ पे स्टैंड कर रही है। उसके बाद यहाँ आ जाती है कोई एग्जेम्प्ट इनकम। अगर आपने साल में कुछ एग्जेम्प्ट इनकम कमाई है, जैसे एग्रीकल्चर इनकम टिल ₹5,000, और अगर यहाँ से अगर आपके प्रोविडेंट फंड का पैसा आपको मिल रहा है मेच्योर होके, या फिर आपको कोई अवार्ड मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, या और कोई भी इनकम आपने कमाई है जिसपे कोई टैक्स नहीं लगता बट वो एग्जेम्प्ट है, तो आप उसे यहाँ पे शो कर दीजिए। तो ये शो करने के बाद यहाँ पे आपकी टोटल टैक्स पेबल अमाउंट आ गया। ये सर 5 लाख तक इनकम एग्जेम्प्ट है, यानी कि अगर 5 लाख तक इनकम है आपकी तो आपको रिबेट मिलेगा। तो मेरी इनकम 5 लाख से बहुत कम थी, इसलिए मुझे रिबेट मिल गया पूरा, और मेरी टैक्स पेबल 0 आई है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे आपको आपकी जितनी भी TDS कटी है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखती है। सो मेरे बैंक ने ये 2 TDS काटा है, तो वो यहाँ पे आ चुकी है। अगर आपकी सैलरी पे TDS कटी है तो वो यहाँ पे शो होगा। उसके अलावा आप नीचे अगर आप खुद से अगर कुछ टैक्स पे करते हैं, लाइक एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो मेक श्योर आप यहाँ पे जो चालान डिटेल्स है उसे देखकर यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। ये करना बहुत ज़रूरी है, बहुत लोग इसे भूल जाते हैं, पर आप ज़रूर से इसे फिल कीजिए। अगर आप कुछ खुद से टैक्स पे किए हैं तो आपको वो चालान में आपको BSR कोड, डेट, चालान नंबर एंड अमाउंट यहाँ पे देना है। फिर आ जाते हैं टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन में। सो यहाँ पे मेरी टोटल TDS क्लेम मैंने किया है 331, और मेरा टैक्सेस पेड 0 है क्योंकि मुझे कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मुझे रिफंड दिखा रहा है 330। सो ये रिफंड में यहाँ पे क्लेम मेरे बैंक अकाउंट नंबर दे दिया है मैंने। आपको खाली IFSC कोड एंड अकाउंट नंबर देना है, नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगी, और इसे सिलेक्ट कर देना है कि किस अकाउंट में आपको रिफंड चाहिए। सो अगर आपकी और भी मल्टीपल सेविंग्स अकाउंट है तो आप उसे ऐड कर यहाँ पे डिटेल्स दे दीजिए। मेरी एक ही अकाउंट है इसलिए मैंने एक ही डिटेल्स दिया है, और इसी अकाउंट में मेरी रिफंड भी आएगी। अगर आपका अमाउंट पेबल आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है ई पे टैक्स बोल के, आप जस्ट उस पर क्लिक कीजिए, एक नया टैब खुल जाएगा और आप वहाँ पे जाकर अपनी टैक्स पे कर दीजिए। और टैक्स पे करने के बाद आप टैक्स डिटेल्स पे आइए, और यहाँ पे आके आप वो डिटेल्स पूरी फिलअप कर दीजिए। करने के बाद अब आप वापस यहाँ आइए, यहाँ पे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना है। तो यहाँ पे आप सेल्फ क्लिक कीजिए, आप यहाँ पे जो भी सिटी में आप हैं वो सिटी का नाम आप यहाँ दे दीजिए। ये करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कीजिए आई वुड लाइक टू ई-वेरीफाई लेटर विद इन 120 days फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। अब मैं आपको इन कुछ शेड्यूल्स के बारे में बता देता हूँ। तो पहला शेड्यूल है DI। अगर आपने 1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2020 के बीच में कोई इन्वेस्टमेंट अगर की हो तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे देना है। क्योंकि मैंने तो उसके लिए आपको अगर आपने की होती तो आपने यहाँ पे यस सेलेक्ट किया होता, तो ये सेलेक्ट करते ही ये वाली टैब्स एक्टिवेट हो जाती। तो यहाँ पे आता है आपका टोटल अमाउंट जितना आपने क्लेम किया है, इस टोटल अमाउंट में से कितना अमाउंट आपने 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच में डिपॉजिट किया है, जो आप फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए क्लेम करना चाहते हैं। अगर आपने यहाँ पे अमाउंट डिपॉजिट किया है बट वो फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए नहीं बल्कि 2021 के लिए ही डिपॉजिट किया है, तो आपको यहाँ पे फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 1920 के लिए क्लेम कर रहे हैं तो ही आपको यहाँ फिल करने की ज़रूरत है। सो मेरे केस में मैंने कोई भी अमाउंट 31 मार्च के बाद डिपॉजिट नहीं किया था, इसलिए मैंने इसे नो कर रखा है, और आपको भी इसे फिर नो ही करना है। सो ये शेड्यूल 80D के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर आपने कुछ पेंशन या हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में इन्वेस्ट किया है तो आप उसे यहाँ दे दीजिए। 80G आती है डोनेशंस के लिए, और अगर 80GG आती है अगर आपने कुछ साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में डोनेशन दिया है, तो आप इधर आकर अपने उस डोनेशन के अमाउंट को दे सकते हैं जो आप अपनी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो गाइस वापस आ जाते हैं इस टेबल पे। टेबल पे आने के बाद आप यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, और फिर करने के बाद आप सबसे पहले एक बार सेव ड्राफ्ट कर दीजिए, और फिर आप चूज कीजिए प्रीव्यू एंड सबमिट। यहाँ पे ओके प्रेस कीजिए। सो गाइस अब यहाँ पे प्रीव्यू जनरेट हो चुका है, आप एक बार इसको वेरीफाई कर लीजिए।
अगर सब कुछ ठीक है तो अब यहाँ पे आके इसे सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए, या फिर अगर आपको कुछ एडिट करना है तो आप यहाँ एडिट बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। सो मैंने अभी सब चेक कर लिया है, तो मैं अब सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ। सो गाइस यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपकी जो ITR है वो सबमिट हो चुकी है। उसका जो एक्नॉलेजमेंट है वो आपकी ईमेल आईडी पे चली आएगी। बट अभी हमें और एक काम करना है, वो है कि हमको ई-वेरीफाई करना है। तो अब उसके लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको आना है एंड यहाँ पे आपको क्लिक करना है ई-वेरीफाई पे। ई-वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपको चूज करना है आई वुड लाइक टू यूज आधार OTP टू ई-वेरीफाई माई रिटर्न। मेक श्योर कि आपका आधार नंबर में आपका फ़ोन नंबर लिंक्ड हो, तभी OTP आपके मोबाइल नंबर पे आएगी। फिर आप क्लिक कीजिए इस पे। फिर आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगी जिसे आपको यहाँ पे दे देना है। नाउ क्लिक ऑन द सबमिट बटन। तो गाइस यहाँ पे आपकी जो ITR थी वो ई-वेरीफाइड हो चुकी है। अब आप चाहें तो आप डैशबोर्ड पे आ सकते हैं। आप क्लिक कीजिए व्यू रिटर्न्स पे। यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इनकम टैक्स रिटर्न, सबमिट। अब गाइस वो यहाँ पे आ रहा है सक्सेसफुली ई-वेरीफाइड। अब आप चाहो तो इसे डाउनलोड करके भी रख सकते हो। यहाँ पे आप ITR V एक्नॉलेजमेंट को आप डाउनलोड कर लीजिए। तो वैसे ये डाउनलोड हो चुकी है और यहाँ पे लिखा आ रहा है डू नॉट सेंड दिस एक्नॉलेजमेंट टू CPC। तो मतलब आपको कुछ नहीं करना है, ये आप अपने फाइल में डाउनलोड करके रख सकते हैं, और नहीं तो आप लॉगिन करके कभी भी डाउनलोड कर ही सकते हैं। इन केस अगर आप गाइस अगर आपका फ़ोन नंबर आधार नंबर के साथ लिंक किया हुआ नहीं है तो उस केस में आप यहाँ पे आ जाइए एक्नॉलेजमेंट नंबर पे एंड यहाँ से आप ये ITR फी को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद वो कुछ ऐसा खुलेगा, आपको यहाँ पे साइन करना है। जिसका भी रिटर्न है उसको यहाँ पे साइन करना है और उसे बाय स्पीड पोस्ट या नॉर्मल पोस्ट इस एड्रेस पे भेज देना है विद इन 120 डेज, यानी कि 4 महीने के भीतर रिटर्न फाइल करने की डेट से आपको इस एड्रेस में बाई स्पीड पोस्ट या नॉर्मल पोस्ट ये वाली जो शीट है इसे प्रिंट आउट करके इस एड्रेस पे भेज देना है, अगर आपने अपना आधार नंबर फ़ोन नंबर के साथ लिंक नहीं कराया है। और अगर आपने लिंक कराया है तो जैसे मैंने अभी प्रोसेस बताया उससे वेरीफाई करने का आप ऑनलाइन भी जाके वेरीफाई कर सकते हैं। सो गाइस ये थी प्रोसेस इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट कोई भी मुश्किल आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही ये वीडियो सबके साथ शेयर कीजिएगा जो अपना रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।